देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी मेरी वापसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि छोटे भाई की शान में जो मैं कसीदे पढ़ता हूँ वो बिला वजह नहीं है। अभी देखिए, आफ्ताबी और महताबी वीडियो के दरमियान, मेरा मतलब है सूरज और चांद के मौजू पर बनाई जाने वाली वीडियोस के दरमियान इतना गैप है, तकरीबन 2 माह 18 दिन। लेकिन चांद पर बनाई जाने वाली वीडियो के फौरन बाद मुझे एक्लिप्सिस पर वीडियो बनाना पड़ी है। वजह वो प्रोपेगेंडा है जो घर भर में मेरे खिलाफ शुरू हो गया है। हाई कमान से लेकर अवामुन नास तक, ताकि घर में आने जाने वाले लोगों को भी बताया जा रहा है, देखिए मुझसे 5 साल बड़ा है लेकिन एक्लिप्सिस के बारे में से कुछ नहीं पता। मैं ये मानता हूँ जब उसने ये सवाल किया तब एक्लिप्सिस के बारे में मेरी मालूमात ज्यादा नहीं थी, मगर मेरे कम इल्मी या ला इल्मी का ढोंडोरा पीटना बहरहाल उसका फर्ज तो नहीं जिसे वो तनदही से सरंजाम देता जा रहा है। इससे पहले कि उस प्रोपेगेंडा के जरिए मुझे जाहिल मुतल्लिक साबित करके छोड़ता, मैंने फैसला किया कि मैं एक्लिप्सिस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ना ये न समझिएगा कि ये वीडियो मैंने बगैर किसी रुकावट के बना ली। यकीन कीजिए ये आफत का पुतला कदम कदम पर अपने रोडू समेत मेरे साथ मौजूद रहा। लेकिन इस वीडियो के अपलोड होने से आप जान जाएंगे कि मैंने छोटे भाई की तरफ से आयद करदा इस इल्जाम से बरी होने की पूरी कोशिश की है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें 3 अहम नुक्तों पर बात होगी। सबसे पहले तो फेजेस ऑफ मून, दूसरे नंबर पर एक्लिप्सिस यानी कि ग्रहण पर, और तीसरे नंबर पर मिशन ऑन मून पर। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ मून को। आपने देखा होगा कि चांद हमेशा एक जैसा नजर नहीं आता। शुरू में ये बिल्कुल एक बारीक सी लकीर की शक्ल में नजर आता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बारीक लकीर आगे बढ़ने लगती है। आधे चांद से पूरे चांद का सफर होता है, लेकिन एक बार फिर पूरा चांद घटने लगता है। घटते घटते आधा हुआ और आधे से फिर एक बारीक सी लकीर, फिर बिल्कुल गायब से हाजिर होने, एक बारीक लकीर से पूरा चांद बनने और फिर घटते घटते गायब हो जाने का ये सिलसिला कई बिलियन सालों से जारी और सारी है। कदीम दौर की कई पुरअसरार और देवमालाई कहानियों से जुड़ा ये सिलसिला आजकल सादा लफ्जों में फेजेस ऑफ मून कहलाता है। फेजेस ऑफ मून को समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि साफ नजर आता है चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और उस गर्दिश के दौरान चांद का जितना हिस्सा सूरज की रोशनी में आता है वो नजर आने लगता है, और जितना हिस्सा सूरज की रोशनी से दूर होता जाता है वो नजर आना बंद हो जाता है। चांद के नजर आने से लेकर उसके नजर न आने तक के इस सफर को समझने के लिए साइंसदानों ने इस सफर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम रख दिए हैं। न्यू मून नया चांद यानी हलाल, वैक्सिंग क्रिएशन बढ़ता हुआ चांद, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून यानी पूरा चांद, वैनिंग गिबस घटता हुआ चांद, लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिएशन घटता हुआ हलाल। अच्छा, जब मैं रिकॉर्डिंग के इस मरहले पर पहुंचा तो छोटे भाई ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है। मुझे तो ये कोई कंफ्यूज चांद लगता है, मतलब कुछ भी। खैर, 21वीं सदी के इस अजीम मुफक्कर के तबसरे को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखना चाहिए, मगर मुफक्कर आजम ने बुड़बुड़ाने के साथ साथ एक सवाल भी कर डाला। फरमाने लगे, मैंने तो जब भी देखा मुझे तो आधा चांद ही आसमान पर नजर आया। आखिर पता कैसे चलेगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है? सवाल अच्छा था सो जवाब भी देना पड़ा। तो जनाब, स्क्रीन पर नजर आती तस्वीर में हाथों की शेप को जरा ध्यान से देखें। अगर चांद दाएं जानिब से नजर आ रहा है और बाएं जानिब से गायब है तो मतलब चांद बढ़ रहा है, और अगर बाएं हाथ से चांद नजर आ रहा है और दाएं जानिब से गायब है तो मतलब चांद घट रहा है। तो जनाब, इन सब मून फेजेस में फुल मून यानी पूरा चांद सबसे खूबसूरत और पुरअसरार फेज समझा जाता है। दुनिया भर की सकाफतों में पूरे चांद को खास अहमियत दी गई है। परियां, वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स, ड्रैगन्स और ना जाने क्या क्या। तब पिछले जमानों के इन कई गैर तस्दीक शुदा मगर दिलचस्प कहानियों के मुकाबले में आज हमारे पास एक साइंसी हकीकत तो मौजूद है, वो ये कि चांद लिक्विड यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि क्रिसेंट मून और फुल मून के अलावा सुपर मून के अरसे में मंदिरों में ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं। सुपर मून का मतलब है जब कभी न्यू मून और फुल मून के वक्त चांद अपनी एलिप्टिकल गर्दिश के दौरान जमीन से करीब तरीन मुकाम यानी पैराजी पर होता है। रिकॉर्डिंग के इस मरहले पर मेरे अजीम फलसफी भाई को फिर कुछ और सूझी। फरमाने लगे, अच्छा, इसलिए अक्सर मेरे दिमाग में एकदम से नए नए आइडियाज का सुनामी आ जाता है। कुछ बड़ा करने के लिए मैं यहाँ वहाँ जंपिंग्स करने लगता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को इसकी समझ नहीं आती और वो उल्टा मुझसे नाराज हो जाते हैं कि मैं उनको तंग कर रहा हूँ। अब मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ लिया, पागल हो क्या? फरमाने लगे, देखो हमारी बॉडी में सर से लेकर पांव तक ब्लड होता है। ब्लड भी तो लिक्विड है ना। तो जब चांद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे सरू से और हमारी बॉडी से लिक्विड को खींचता होगा, हमारे अंदर नए नए आइडियाज और नई नई पावर्स पैदा होती होंगी। तो इसे कोई 11 नंबर के बस में क्यों नहीं बिठा देता? अब आते हैं दूसरे नुक्ते पर, एक्लिप्सिस, जिन्हें उर्दू में ग्रहण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ग्रहण एक ऐसा शानदार, दिलकश और गैर मामूली फलकियाती अमल है जिसने गुज़रे जमानों में भी लोगों को अच्छा खासा हैरान परेशान बल्कि खौफजदा रखा। दुनिया के तकरीबन सभी सकाफतों में इस हवाले से कई कहानियां और कई तवहमात पाए जाते हैं। इन कहानियों और तवहमात के मुकाबले में कुछ इल्हामी रहनुमाई भी आप तक पहुंची के नहीं? अगर नहीं तब भी परेशानी की कोई बात नहीं। इस हवाले से भी ये बंदा नाचीज हर मुमकिन मालूमात
आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वापस आते हैं एक्लिप्सिस पर। ग्रहण या एक्लिप्सिस की दो किस्में हैं, सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स और चांद ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सूरज ग्रहण की तरफ। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किसी एक खास नए चांद के मौके पर जमीन के गिर्द गर्दिश करता चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ऐसे के सूरज, चांद और जमीन एक सीध में आ जाते हैं। इस मौके पर दो बातें होती हैं, एक तो ये कि चांद वक्ती तौर पर सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोक देता है, और दूसरा ये कि चांद का तारीक साया जमीन पर पड़ता है। कुछ सेकंड्स के लिए या कई बार कुछ मिनट्स के लिए मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे दिन में रात हो गई हो। चांद का इस तरह सूरज को छुपा लेना सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स कहलाता है। इस मौके पर छोटे भाई की आंखें हैरत से फैलने लगी। नया चांद तो हर महीने आता है, तो इसका मतलब साल में 12 एक्लिप्सेस होते हैं। एक बार फिर उसने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैंने सवाल का जवाब देने के बजाय उससे सवाल कर डाला। पहले ये तो बताओ, जमीन के गिर्द चांद कितने दिनों में अपनी गर्दिश का एक चक्कर पूरा करता है? नहीं मालूम, पता था मुझे। अब सुनो, चांद जमीन के गिर्द 27.5 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, लेकिन आसमानी दुनिया पर दोबारा नजर आने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त और चाहिए होता है। कुल मिलाकर 29.5 दिनों में चांद हमें दोबारा नजर आने की पोजीशन में आता है। अब छोटे भाई को फिर खुजली होने लगी। पोजीशन का क्या मतलब? चांद क्या किसी स्कूल में पढ़ता है? मंथली टेस्ट होते हैं उसके, जिनमें से पोजीशन लेना पड़ती है, और अगर पोजीशन ना ले फिर वो सामने नहीं आ सकता क्या? हंसबे तो फीक घूरते हुए मैंने उसे बताया कि जैसे चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, वैसे ही जमीन भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है। इसलिए चांद को सूरज और जमीन के साथ मुताबिकत इख्तियार करने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं, बस 2 दिन दूर। अब एक दफा फिर मौसूफ ने दखलेदार माकूलात से काम लिया और बोलना शुरू हो गए। 2 दिन 48 घंटे होते हैं 2 दिनों में। स्पीड नहीं पकड़ सकता चांद, कछुआ कहीं का। में तौफीक घूरकर मैंने उसे याद दिलाया, चांद और जमीन का फासला 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि जमीन और सूरज का फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। तो इस सारी कैलकुलेशन के साथ प्रोपोर्शन बनाने के लिए 2 दिन का फर्क कुछ ज्यादा तो नहीं। और हाँ, ये भी सुन लो कि 27.5 दिनों में चांद अपना जो चक्कर पूरा कर लेता है उसको इंग्लिश में साइडेरियल मंथ कहते हैं। लेकिन जमीन और सूरज के साथ मुताबिकत पैदा करके अपना अगला चक्कर शुरू करने के लिए जो 2 दिन का इजाफी वक्त लेता है उसे साइनोडिक मंथ कहते हैं। एक बार फिर मुझे अपने पीछे से बुड़बुड़ाहट सुनने को मिली। चक्करबाज मून, मतलब कुछ भी। 27.5 दिन हो या 29.5 दिन, सूरज ग्रहण हर महीने चांद पर फिर भी नहीं लगता। इसके वजह यह है कि ग्रहण लगने के लिए जरूरी है कि चांद, जमीन और सूरज बिल्कुल एक सीध में एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक और फंडा है। छोटे भाई का जोशो खरोश एकदम से बढ़ गया। उसे लगा कि कोई बड़ी खास बात है, इसलिए फौरन पूछने लगा, वो क्या? वो ये कि चांद का मदार जमीन के मदार की निस्बत 5 डिग्री झुका हुआ है, तो इसकी रेवोल्यूशन टिल्टेड है, और ये टिल्टेड रेवोल्यूशन इतनी आसानी से चांद, सूरज और जमीन को एक सीध में नहीं आने देती। अब इस वीडियो को जरा गौर से देखो। सूरज और जमीन के गिर्द गर्दिश करता चांद एक मकाम से चांद झुकाव ले रहा है और दूसरे मुकाम पर चांद ऊपर उठ रहा है। बाकी तमाम जगहों पर चांद जमीन के ऊपर या नीचे से गुजर रहा है। ये 2 मकामात मून नोड्स कहलाते हैं, और यही वो 2 मकाम है जहाँ पर ग्रहण लगते हैं, यानी साल में 2 बार। एक बार फिर छोटे भाई बहुत एक्साइटेड हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं हर साल में 2 बार फ्री में घर बैठे बैठे सोलर एक्लिप्स देख सकता हूँ। तुम्हारे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि साल में कितने सोलर एक्लिप्स होते हैं, और दूसरा ये कि क्या तुम घर बैठे हर साल सोलर एक्लिप्स देख सकते हो। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हर साल दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सोलर एक्लिप्स होता तो जरूर है, लेकिन किसी मखसूस मकाम पर एक के बाद दूसरा सूरज ग्रहण देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। इतना रोज से तमतमाते चेहरे के साथ मेरे भोले भाई ने पूछा। बताया तो है, ज्यादा नहीं, बस 375 साल। काश कि आप इस अफलातून का कंफ्यूज चेहरा देख सकते, या कम से कम इसको हाथों की उंगलियों पर गिनते हुए ही देख सकते। 375 साल। चले इसको काउंटिंग करने दें, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूरज ग्रहण में हमें कितनी वैरायटी मिल सकती है। जी बिल्कुल, आप सही समझे। ग्रहण की एक किस्म नहीं होती, बल्कि ग्रहण की कई किस्में होती हैं। टोटल या मुकम्मल सूरज ग्रहण, पार्शियल या जुज़वी सूरज ग्रहण, एनुलर, छल्लानुमा या हल्कानुमा सूरज ग्रहण, हाइब्रिड यानी मिला-जुला सूरज ग्रहण। ये आप एक्लिप्सेस के बारे में बता रहे हैं, नूडल्स के फ्लेवर्स के बारे में बता रहे हैं। मेरे अफलातून भाई की काउंटिंग खत्म हो गई थी, इसलिए उसने दखलेदार माकूलात करते हुए सवाल दाग दिया। देखो, ग्रहण की इन तमाम अक़साम में फर्क इस बात से होता है कि चांद सूरज के सामने से कैसे और कितना गुजरता है। जैसे टोटल सोलर एक्लिप्स या मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान चांद
सूरज और जमीन के दरमियान से इस तरह गुजरता है कि न सिर्फ सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है बल्कि चांद का तारीक साया जमीन पर पड़ता है। इस तरह के सूरज एक हाले की तरह नजर आने लगता है। ऐसे साइंटिफिकली इस हाले को सूरज का कोरोना कहते हैं। यहाँ कोरोना का मतलब कोविड-19 नहीं बल्कि सूरज के एटमॉस्फेयर की पहली सतह है जहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 5,500 सेल्सियस है। लेकिन चांद तो सूरज से छोटा होता है तो फिर वो सूरज को कैसे कवर कर लेता है? देखो इसमें भी एक दिलचस्प नुकता है। वैसे चांद सूरज से 400 गुना छोटा है लेकिन सूरज के मुकाबले में चांद जमीन से 400 गुना करीब भी है। इसी ज्योमेट्री के बायस जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आता है तो ये सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब होकर दिन में रात का समा पैदा कर देता है। टोटल सोलर एक्लिप्स या मुकम्मल सूरज ग्रहण एक नायाब वाकया है। साल में 2 बार हो सकता है लेकिन इसे तमाम अहले जमीन एक वक्त में नहीं देख सकते। लेकिन क्यों? हम सब इसको एक वक्त में क्यों नहीं देख सकते? इस वीडियो को गौर से देखो। वीडियो में नजर आने वाला चांद का जो साया जमीन पर पड़ रहा है इसको अंग्रेजी जुबान में पाथ ऑफ टोटलिटी कहते हैं। इस पाथ ऑफ टोटलिटी का दरमियानी हिस्सा गहरा स्याह है लेकिन इतराफ का हिस्सा कम गहरा है। दरमियानी गहरे हिस्से को अम्बरा कहते हैं और कम गहरे हिस्से को पेनुम्ब्रा कहते हैं। वो इलाके जो अम्बरा साए की जद में आते हैं सिर्फ वहाँ के लोग टोटल सोलर एक्लिप्स का नजारा देख सकते हैं क्योंकि यही वो इलाके हैं जो एक्लिप्सिस के वक्त मुकम्मल तारीकी में डूब जाते हैं। जबकि पाथ ऑफ टोटलिटी के इस दरमियानी गहरी पट्टी के तरफ मीलों दूर तक वो इलाके हैं जो पेनुम्ब्रा साए के जद में आते हैं। वहाँ के लोग पार्शियल या जुज़वी सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं और वो लोग जो अम्बरा और पेनुम्ब्रा दोनों के जद में नहीं आते वहाँ के लोग किसी किस्म का एक्लिप्स नहीं देख सकते। लेकिन चांद का साया इतना छोटा क्यों है? क्योंकि चांद साइज में जमीन से इतना छोटा है जितना कि जमीन पर अमेरिका या यूरोप के कॉन्टिनेंट का साइज है। यानी जमीन के मुकाबले में चांद का साइज 1/4 से ज्यादा नहीं। फिर तो ये बेबी मून हुआ ना। तो फकीर आजम ने अपना छोटा सा सर हिलाकर तबसरा किया। अब सुनो पार्शियल या जुज़वी सूरज ग्रहण के बारे में। ये ग्रहण साल में 1 से 3 बार लग सकता है। इस ग्रहण में चांद सूरज और जमीन एक सीध में नहीं आते बल्कि चांद सूरज के सामने इस तरह से गुजरता है जैसे ये सूरज को छोटे छोटे नवालों में निगल रहा हो। ये तो ड्रैगन वाली स्टोरी होगी ना कि ड्रैगन ने सूरज को खा लिया। ठीक कह रहे हो। चाइनीज सोलर एक्लिप्स के बारे में यही समझते थे कि कोई ड्रैगन है जो सूरज को खा जाता है। अब चलते हैं तीसरी किस्म की सोलर एक्लिप्स की तरफ। ये वो एक्लिप्स है जिसे इंग्लिश में एनुलर एक्लिप्स और उर्दू में हल्कानुमा या छल्लानुमा ग्रहण भी कहा जाता है। इस एक्लिप्स में चांद सूरज के सामने से इस तरह से गुजरता है कि बराह रास्त सूरज के सामने तो आ जाता है लेकिन अपने मिदार में जमीन से छोटा होने के बायस सूरज से छोटा दिखाई देता है और पूरी तरह से सूरज को ढांप नहीं पाता। चुनांचे सूरज के बैरूनी किनारे एक रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आते रहते हैं। इसे उर्दू में आग की अंगूठी भी कहते हैं। मुझे भी बहुत शौक है इस तरह की रिंग पहनने का। मैं पहनूंगा ये रिंग ऑफ फायर। लीजिए लंबी लंबी सुन लीजिए। खैर मैं आपको बता रहा था कि पार्शियल और एनुलर एक्लिप्स में बुनियादी फर्क यही है कि चांद सूरज को कितना ढांप सकता है। अब चलते हैं एक चौथी किस्म के नायाब सोलर एक्लिप्स की तरफ जो कि 10 साल में बस एक बार ही होता है। तमाम ग्रहणों का सिर्फ 4% हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स यानी मिला जुला ग्रहण। इस ग्रहण में चांद हरकत करता हुआ जमीन से दूर जाते हुए मुकम्मल सूरज ग्रहण से जुज़वी सूरज ग्रहण में बदल सकता है। अगर चांद जमीन की तरफ हरकत कर रहा हो जुज़वी सूरज ग्रहण से मुकम्मल सूरज ग्रहण में बदल जाता है। मैंने बताया था ना ये कंफ्यूज मून है। घटता बढ़ता जमीन की तरफ आता जमीन से दूर जाता। कंफ्यूज मून। फकीर आजम का एक और तबसरा। तो सूरज ग्रहण की बात हो और हिफाजती चश्मों का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स सूरज ग्रहण को कभी भी बराह रास्त नहीं देखना चाहिए बल्कि हमेशा एशेड ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए वरना आंखों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ तक सूरज ग्रहण का जिक्र खत्म हुआ। अब हम चलते हैं चांद ग्रहण की तरफ। फ्रेंड्स चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब गर्दिश ज़मां मकान के दौरान हमारी जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है जिसमें सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुँच पाती लेकिन जमीन का साया जरूर चांद पर पड़ता दिखाई देता है। अगर सूरज की रोशनी चांद तक ना पहुँचे तो दुनिया भर में चांद नजर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर जमीन का साया चांद पर पड़ता है तो फिर जमीन से रोशनी चांद पर पड़ती होगी और चांद हमें थोड़ा थोड़ा नजर भी आता होगा। मैं ऐसे इसको अफलातून नहीं कहता। इस तबसरे में उसने चांद ग्रहण का पूरा फलसफा बयान कर दिया। खैर मैं थोड़ी सी मजीद वजाहत कर देता हूँ। चांद ग्रहण किसी भी एक खास फुल मून यानी पूरे चांद के अरसे में होता है। खास इसलिए कि पूरा चांद तो हर महीने होता है लेकिन चांद ग्रहण हर महीने नहीं लगता। इसके वजह भी वही मून नोड्स हैं जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। यानी चांद का मदार जमीन के मदार की निस्बत तकरीबन 5 डिग्री झुका हुआ है और इसी झुकाव के बायस चांद अपनी गर्दिश के दौरान अक्सर जमीन के साए के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है। सूरज ग्रहण की तरह चांद ग्रहण की भी कुछ इकसाम है। मुकम्मल चांद ग्रहण यानी टोटल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी जुज़वी चांद ग्रहण और फिर नुमरल लूनर एक्लिप्स। मुकम्मल चांद ग्रहण या टोटल लूनर एक्लिप्स में जमीन सूरज की रोशनी को चांद तक पहुँचने से मुकम्मल तौर पर रोक देती है और चांद जमीन के गहरे साए यानी अम्बरा की जद में आ जाता है। नासा का कहना है कि
चांद ग्रहण के दौरान चांद जमीन के साए में जरूर आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूरज की कुछ न कुछ रोशनी जमीन की फिजा से गुजरकर चांद पर पहुंचती रहती है। यानी अगर जमीन के गिर्द एटमॉस्फेयर की एक तवील और गहरी तह न होती तो ग्रहण के वक्त चांद मुकम्मल तौर पर तारीक होता, लेकिन एटमॉस्फेयर की गहरी तवील तह से फिल्टर होते हुए सूरज की रोशनी का कुछ न कुछ हिस्सा चांद पर पड़ता रहता है, जिसके नतीजे में ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आने लगता है, जिसे गैर साइंसी इस्तिलाह में खूनी चांद भी कहा जाता है। अफलातून भाई की फैलती आंखों को देखते हुए मैंने उसे कुछ कहने का मौका भी ना दिया और अपनी बात जारी रखी। दोस्तों, इस खूनी चांद की साइंसी वजह यह है कि जमीन का एटमॉस्फेयर रोशनी की शॉर्ट वेवलेंथ यानी नीले रंग को इधर उधर बखेर देता है और लॉन्ग वेवलेंथ यानी सुर्ख रंग को गुजरने देता है। अब चांद कैसा और कितना सुर्ख है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जमीन के एटमॉस्फेयर में इस वक्त धूल और बादल की मिकदार कितनी थी। जहाँ तक ताल्लुक है चांद ग्रहण के दौरानिया का, तो याद रखें कि जमीन का कतर क्योंकि चांद के कतर से 4 गुना बड़ा है, इसलिए मुकम्मल चांद ग्रहण का दौरानिया 107 मिनट तक भी हो सकता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण की तरह मुकम्मल चांद ग्रहण भी साल में 1 से 2 बार ही हो सकता है। कॉपी कैट मून है बेचारा चांद। इन तफसीरों को सुनते हुए आपको भी यकीनन चांद से हमदर्दी तो हो रही होगी। खैर, तो चलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी जुज़वी चांद ग्रहण की तरफ। इस ग्रहण में चांद, सूरज और जमीन एक सीध में नहीं होते, बल्कि जमीन के ऊपर नीचे से गुजरते हुए चांद का सिर्फ एक हिस्सा जमीन के अम्बरा साए में दाखिल होता है। इस हालत में चांद का कुछ हिस्सा अंधेरा जबकि बाकी हिस्सा रोशन ही रहता है। इस ग्रहण का इम्कान भी साल में 1 से 2 बार ही होता है। चांद ग्रहण की तीसरी किस्म पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स की तरफ। इस ग्रहण में चांद जमीन के साए के कम गहरे हिस्से यानी पेनुम्ब्रा से गुजरता है। इस हालत में यह इतना मध्यम हो जाता है कि इसे बराह रास्त इंसानी आंख से देखना मुश्किल होता है। हालांकि टोटल और पार्शियल लूनर एक्लिप्स के मुकाबले में पेनुम्ब्रल एक्लिप्स साल में 2 से 5 मरतबा होता है। तहकीकात के मरकज नासा की तहकीकात के मुताबिक मिलाकर 4 से 6 सूरज और चांद ग्रहण हर साल लगते हैं। किसी साल में 6 से ज्यादा ग्रहण भी लग सकते हैं। बहरहाल ऐसा होना बहुत नायाब वाकया होता है। और हाँ, चांद ग्रहण को जमीन पर कहीं से भी देखा जा सकता है कि सूरज ग्रहण के मुकाबले में चांद ग्रहण को बराह रास्त देखने से आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शुक्र है, अब तो मैं चांद ग्रहण को जरूर देखूंगा। चांद ग्रहण लगता कब है? इस बहुत अच्छे सवाल का जवाब ये था कि ग्रहण के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात या आइंदा होने वाले ग्रहण के पेशन गोई के मुतालिक मालूमात के लिए नासा की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है। ये तो थे दुनिया भर में रूनुमा होने वाले लूनर और सोलर इक्लिप्सेस, जिन्हें उर्दू में सूरज ग्रहण या शमसी ग्रहण और चांद ग्रहण या कमरी ग्रहण भी कहा जाता है। अब इन इक्लिप्सेस से जुड़ा एक आखिरी पहलू, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि दुनिया भर में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को लेकर तरह तरह की तवहमात और देवमालाई कहानियां मशहूर हैं। कहीं इन ग्रहणों को नाराज देवताओं, जिनों, भूतों और इंसानी रूहों से जोड़ा जाता, कहीं उन्हें तबाही, जंग, बीमारी या मौत का सबब समझा जाता, तो कहीं किसी फर्जी भूखे ड्रैगन को सूरज ग्रहण का जिम्मेदार समझा जाता। अक्सर सकाफतों में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को जमीन पर किसी बड़े वाक़े या किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश और मौत से मंसूब किया जाता। खास तौर पर प्रेग्नेंट खवातीन और उनके होने वाले बच्चों के लिए ग्रहण को नुकसानदायक समझा जाता। ग्रहण के दौरान खाने पीने, खास तौर पर गोश्त पकाने से परहेज किया जाता, वगैरह वगैरह। इस सब के बरक्स दीन इस्लाम में इन ग्रहणों को अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की बड़ी निशानियां करार दिया गया है। तारीखी रिवायात के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे के इंतकाल के मौके पर सूरज ग्रहण लग गया। लोगों ने इस ग्रहण को रसूलजादे की वफात से जोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इसकी तरदीद की, ऐसा हुक्म और मुदल्लिल वसूल वज़ा किया जिसे आज 1450 साल बाद भी साइंस मान रही है। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी की मौत या जिंदगी की वजह से इनको ग्रहण नहीं लगता। जब तुम सूरज ग्रहण को देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो यहाँ तक कि वो खत्म हो जाए। तो जनाब दीन इस्लाम में सूरज ग्रहण के मौके पर सलातुल कसूफ और चांद ग्रहण के मौके पर सलातुल खसूफ का मशवरा दिया गया है। इन दोनों मौके पर नमाज की अदायगी दरअसल अल्लाह ताला की अजीम हस्ती के सामने आजिज़ी के इजहार का एक खूबसूरत तरीका है। अब आते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी मौजू पर, जो कि है मिशन ऑन मून। मिशन ऑन मून का मतलब है खलाई जहाज के जरिए चांद की सतह, माहौल और इंसानी बूदोबाश के गुज़श्ता और आइंदा इम्कानात का जायजा लेना। इस बात का तो आपको अंदाजा होगा ही कि खलाई जहाजों को मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ तरीकों से खला में भेजा जाता है। इसी मुनासबत से इन मिशन की कई इकसाम हैं। आइए इन इकसाम का मुख्तसर जायजा लेते हैं। सबसे पहले फ्लाई बाय मिशन। इस मिशन में खलाई जहाज चांद के करीब से गुजरता है लेकिन इसके मदार में दाखिल नहीं होता। इसका मकसद चांद की तस्वीरें बनाना और खलाई जहाज के निजाम की जांच पड़ताल करना होता है। अब आता है ऑर्बिटल मिशन।
اس سے مراد وہ مشن ہے جس میں خلائی جہاز چاند کے میدان میں داخل ہوتا ہے اور چاند کے گرد گردش کرنے لگتا ہے۔ اس کا مقصد چاند کی سطح کا نقشہ بنانا، ٹوپوگرافی کا مطالعہ کرنا، گریویٹیشن فورس کی پیمائش کرنا اور دیگر امکانات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ امپیکٹ مشن، اس مشن میں خلائی جہاز خود تو چاند کے میدان میں گردش کرتا رہتا ہے، لیکن تحقیقات کے لیے کچھ آلات کو چاند کی سطح پر کریش لینڈنگ کراتا ہے۔ اس کا مقصد چاند کی سطح کو اچھی طرح سے جانچنا ہوتا ہے، چاند کی مٹی، چٹانیں، گڑھے اور چاند کا ماحول سمجھنا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے لینڈرز۔ اس مشن میں چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر چاند پر سافٹ لینڈنگ کی پہلی 11 کوششیں ناکام جانے کے بعد 1966 میں پہلی بار سافٹ لینڈنگ کی کوشش کامیاب ہوئی۔ لینڈرز کے بعد روور مشن آتا ہے۔ روور مشن سے مراد خاص طور پر ڈیزائن کی گئی گاڑیاں ہیں جنہیں چاند کی سطح پر اتارا جاتا ہے، جو مختلف طرح کے تجربات کرنے کے ساتھ ساتھ گھوم پھر کر مختلف نمونہ جات بھی اکٹھا کرتی ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں ہیومن مشن۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس مشن میں انسانوں کو چاند کی سطح پر اتارا جاتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ دنیا کا وہ پہلا خوش قسمت انسان تھا جس نے 1969 میں چاند کے سرزمین پر قدم رکھا۔ 1969 سے 1972 تک دو ایسٹروناٹس کی 6 ٹیمز چاند پر جا چکی ہیں۔ ایک طویل التوا کے بعد اب ناسا نے 2025 میں ایک اور ہیومن مشن آرٹیمس 3 پلان کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ چاند پر طویل مدتی انسانی موجودگی یا روبوٹک اسٹیشن قائم کرنے کے لیے کوششیں بہت عرصے سے جاری ہیں۔ اب دیکھیے حضرت انسان کہاں تک اس مقصد میں کامیاب ہو پاتا ہے۔